नमस्कार दोस्तों। कल की जो क्लास है उसमें अपन एसएससी जीडी के जो पेपर सॉल्व कर रहे थे संविधान वाले, उसमें 42 सवाल सॉल्व कर चुके हैं। अब अपन लोग 43वें सवाल से आगे बढ़ेंगे। कोशिश करूंगा मैं थोड़ा सा धीमे धीमे पढ़ाऊं। ये जो 42वां सवाल था यही अपन ने एंड किया था कल की क्लास में। इसमें देखिएगा महान्यायवादी के ऊपर एक सवाल बना था, तो आगे एक सवाल और है महान्यायवादी का, वो इसी से बन जाएगा। देखो, महान्यायवादी जो है ये होता कौन है? केंद्र सरकार का जो सरकारी वकील है उसको महान्यायवादी कहते हैं। ऐसे ही राज्य सरकारों का भी सरकारी वकील होता है जिसको महाधिवक्ता कहा जाता है। ठीक है, इसको कहते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो केंद्र सरकार का सरकारी वकील है। केंद्र सरकार के सरकारी वकील की जो नियुक्ति है वो अनुच्छेद 76 में किसके द्वारा करी जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसका जो कार्यकाल है वो निश्चित नहीं होता, क्योंकि 3 महीने का पूर्व नोटिस दिए इसको राष्ट्रपति कभी भी अपने पद से हटा सकते हैं। अगला सवाल, पहले जो महान्यायवादी थे वो MC सतलवाड़ थे। वर्तमान में जो महान्यायवादी हैं ये वेंकट रमनी है। ये थोड़ा सा याद रखिएगा, पेपर में आता रहता है। अच्छा, एक सवाल और बन जाता है महान्यायवादी से। महान्यायवादी एकमात्र ऐसा व्यक्ति है, ना तो लोकसभा का सदस्य होता है और ना ही वो राज्यसभा का सदस्य होता है। लोकसभा का सदस्य भी नहीं है और राज्यसभा का भी सदस्य नहीं है, फिर भी दोनों की बैठकों में भाग ले सकता है। ये थोड़ा सा लिख दीजिएगा नोट डाल के कि महान्यायवादी एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो ना तो लोकसभा का सदस्य है ना ही राज्यसभा का सदस्य है, फिर भी दोनों की बैठकों में भाग ले सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 43वें नंबर का सवाल है जो भी आ रहा है। ये 24 तारीख को आया, 24 जनवरी 2023 को। भारत के संविधान में निम्न में से कौन सा अनुच्छेद, ये सेम कहानी है महान्यायवादी की जो आपने अभी पढ़ी थी, उसमें भी अनुच्छेद पूछा गया था कि अनुच्छेद उसमें दे दिया था, महान्यायवादी पूछ लिया है, और इसमें महान्यायवादी दे दिया गया है और अनुच्छेद पूछ लिया है। सेम सवाल है, पैटर्न बदल दिया उसने। ठीक है, तो अनुच्छेद नंबर 76 ऑप्शन डी। अगला जो सवाल है वो देखिएगा, भारत के संविधान में कौन से अनुच्छेद के अनुसार सुप्रीम कोर्ट अपने आदेशों की समीक्षा कर सकता है? ये जो सवाल है ये CPO में भी 2 बार पूछा जा चुका है। देखो, सुप्रीम कोर्ट जो है भारत सरकार में या भारत में सबसे बड़ा कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है। इसके द्वारा जो फैसले दिए जाते हैं वो अंतिम माने जाते हैं लगभग। ठीक है, अब इसके जो फैसले हैं खुद यही जांच कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए फैसलों की जांच खुद सुप्रीम कोर्ट करेगा। उसको हिंदी में न्यायिक समीक्षा कहते हैं या इंग्लिश में जुडिकल रिव्यू कहा जाता है। ये अनुच्छेद नंबर 137 में है। कौन से में? 137। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और समझिएगा यहाँ सुप्रीम कोर्ट से। 1774 में कलकत्ता में पहला सुप्रीम कोर्ट बना था। कलकत्ता में पहला सुप्रीम कोर्ट बना था, याद रखिएगा। हाई कोर्ट कहाँ बने थे? हाई कोर्ट कलकत्ता, बंबई और मद्रास, ये 3 बने थे 1862 में। आपके लिए सवाल है, ये NTPC में पूछा गया, चेक कर लीजिए गूगल पे कि कलकत्ता, बंबई और मद्रास में से कौन सा हाई कोर्ट सबसे पहले बनाया गया था। ये आपके लिए सवाल है, आप बताइएगा, नहीं तो मैं बता दूंगा अगली वीडियो में। देखो, 1774 में कलकत्ता में पहला सुप्रीम कोर्ट बना। ये जो सुप्रीम कोर्ट बना था इसमें 3 जज हुआ करते थे। 3 जज में हाइड, चैम्बर और लेमिस्टर, इन तीनों के नाम आते हैं। लेकिन ये तीनों जो है मुख्य जज में नहीं थे। जो मुख्य जज हुआ करता था वो थे एलिजा एम्पे। ये कई बार सवाल पूछा गया है, एलिजा एम्पे सुप्रीम कोर्ट के पहले जज, मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे हैं। कौन से वाले सुप्रीम कोर्ट के? जो कलकत्ता में बना था। कब बना था? 1774 में। ठीक है, आजादी के बाद अगर वो पूछता है कि आजादी के बाद सुप्रीम कोर्ट कब बना, आजादी के बाद। अब जैसे ही वो आजादी के बाद पूछ रहा है, इसका मतलब 1947 के बाद। तो 26 जनवरी 1950 को आजादी के बाद सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। उद्घाटन नहीं हुआ है, दोनों सवाल पूछ लेता है। अब इसका जो उद्घाटन है ये कभी कभी पेपर में आता है, तो 28 जनवरी 1950 अपन को लगाना है। 2 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट का क्या किया गया था? उद्घाटन किया गया था। सुप्रीम कोर्ट जो है इसकी स्थापना आजादी के बाद दिल्ली में की गई। एक सवाल आप बताइएगा, मैं इसके बाद बताऊंगा। 26 जनवरी को स्थापना हुई है, 28 जनवरी को उद्घाटन किया गया है। इसमें 8 जज हुआ करते थे सुप्रीम कोर्ट में आजादी के बाद। 7+1, 7 जो है अन्य जज हैं। एक जज जो है वो मुख्य न्यायाधीश था, और आजादी के बाद पहला मुख्य न्यायाधीश जो बनाया गया था
उनका नाम है हीरालाल कानिया। कौन थे भैया? हीरालाल कानिया। ये तो याद होगा ना आपको। हीरालाल कानिया कौन थे? आजादी के बाद सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश। वर्तमान के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वर्तमान के मुख्य न्यायाधीश कोई और है। ठीक है, कौन है आप बताइएगा, नहीं तो अगली वीडियो में फिर बताऊंगा। भाई भी चंद्रचूड़ है, सोचिएगा मत, सरल सवाल है। चलो अगला, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये सीएजी के ऊपर सवाल है। अब जरूरी नहीं है कि ये सवाल जो पूछा गया इसी को वापस से पूछ ले, सीएजी के ऊपर और भी 4-6 सवाल बन सकते हैं। तो आइए कोशिश करते हैं अपन सीएजी के ऊपर 2-4 जो भी सवाल है उनको सॉल्व करें। होता क्या है सीएजी, सबसे पहले इसको समझते हैं। ये सीएजी का पद ब्रिटेन से लिया है अपन ने, याद रखिएगा, कम लोगों को पता होता है ये बात। सीएजी क्या है? भारत में भ्रष्टाचार की जांच करने वाला जो व्यक्ति है, भ्रष्टाचार की क्या करता है? जांच करता है, उसको क्या कहते हैं? सीएजी कहते हैं। अब दूसरी कहानी ये है कि सीएजी जो है इसका अनुच्छेद कौन सा है? 148। ये पीएससी में आया है, पिछली बार की में चेक कर लेना, लेकिन अनुच्छेद 148 नहीं आया था, उनने 149 पूछा था। सीएजी की नियुक्ति, सीएजी के बारे में जो कुछ चीजें हैं वो सब 148 में है। लेकिन अगर वो सीएजी के कार्य की बात करे या सीएजी के कर्तव्यों की बात करे या सीएजी की शक्तियों की बात करे, कार्य, कर्तव्य या शक्तियां, ये तीनों शब्द मिल जाएंगे तो अनुच्छेद 149 लगेगा। और इनके अलावा सीएजी के बारे में कुछ भी पूछ रहा है तो अनुच्छेद नंबर 148 लगाएंगे। सीएजी भारत सरकार में सर्वोच्च पद जो है, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति, उन्हीं की तरह एक ही होता है। सीएजी भारत में कितने होते हैं? केवल एक। क्या करता है? भ्रष्टाचार की जांच। सीएजी की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। सीएजी की नियुक्ति कौन करेगा भैया? राष्ट्रपति करता है, ये याद रखिएगा। अब ये जो सीएजी हैं ये पहले कौन थे? सवाल पूछा जा सकता है। सीएजी वर्तमान में कौन है? ये भी सवाल पूछा जा सकता है। बात समझ गए? तो पेपर देने से पहले और वर्तमान दोनों पढ़ के जाया करिए। हाँ, एक सवाल और बन जाता है सीएजी से। सीएजी जो है उसमें सवाल बनता है कि ये अपनी जो रिपोर्ट है वो किसको सौंपता है? नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहा है तो ये अपनी रिपोर्ट भी किसको सौंपेगा? राष्ट्रपति। सीएजी केवल जांच कर सकता है। इसको जांच में अगर कोई मंत्री या प्रधानमंत्री या कोई भी विधायक, सांसद वगैरह अपराधी पाए जाते हैं तो वो उसको सजा नहीं दे पाता। सीएजी के पास अधिकार केवल जांच करने का, सजा देने का नहीं है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल सरल ही आते हैं, संविधान के तो लगभग सरल ही होते हैं। वापस से फिर सीएजी के बारे में बात करी गई है। मैंने जैसे बताया था पीएससी में अनुच्छेद 149 आया है, सेम ये 30 जनवरी 2023 में ऐसा ही आया है, सेम सवाल। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सीएजी के कर्तव्य और शक्तियों के बारे में बात करता है? कर्तव्य, कार्य और शक्तियां, ये 3 शब्द आपको जहां मिल जाए सीएजी के 149 लगाइएगा, टेंशन फ्री, 2 दूनी 4 की तरह सही माना जाएगा। ठीक है, तो इसका उत्तर लग जाएगा आपका डी। अगला सवाल, ये थोड़ा सा सोचने लायक है और इसको लगभग 15-20 लोग छोड़ भी आए होंगे कि सवाल दे दिया, सवाल के बाद उसके ऑप्शन दे दिए, इनको बोलते हैं वो कूट वाले सवाल हैं। ये तो थोड़ा सा फेमस रहते हैं कि जीडी में कूट वाले सवाल आ गए तो बच्चे जो है बाहर हो जाते हैं, इससे कि कर ही नहीं रहे। है सरल। बात करी गई है भैया राज्यपाल की, इसमें राज्यपाल मिसिंग है, आप लोग लिख लीजिएगा। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 157, 57 का मतलब है किसके बारे में बात हो रही है? राज्यपाल की। जब आप राज्य सरकार पढ़ेंगे समझ जाएंगे। तो राज्यपाल जो है भारत का नागरिक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। राज्यपाल की 3 ही तो शर्तें हैं, भारत का नागरिक हो, 35 साल की आयु पूरी कर चुका हो, और तीसरा पागल या दिवालिया ना हो। अब भैया विधानसभा जो है, सॉरी, राज्यपाल जो है भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 साल की आयु पूरी कर चुका हो, दोनों सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही है। तो इस ऑप्शन के हिसाब से कौन सा टिक हो जाएगा? बोथ। ये बात समझ गए? चलो अच्छा, राज्यपाल से कुछ और भी बन जाता है। राज्यपाल को सोने के पिंजरे में कैद चिड़िया कहा जाता है। ठीक है, राज्यपाल की जो आयु है ये तो बता ही दी है, लेकिन राज्यपाल का जो कार्यकाल है ये नहीं है। राज्यपाल का कार्यकाल कितने साल होता है? 5 साल होता है। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है भैया? कौन है? तो राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल है। और केंद्र सरकार का पूछ लिया तो केंद्र सरकार का जो संवैधानिक प्रमुख है वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। सेम सवाल है।
आगे बढ़िए अगले सवाल की ओर। अच्छा, ये सवाल उन लोगों से नहीं बनेगा जिन्होंने अभी राज्य सरकार नहीं पढ़ी है। केंद्र सरकार का उल्लेख कहां से कहां तक है, वो पेपर में पूछा जाता है। ऐसे ही सेम राज्य सरकार का उल्लेख कहां से कहां तक है, वो पूछा जाता है। मैं कोशिश करता हूं थोड़ा सा समझाने की। केंद्र सरकार की जब बात होती है तो आपको ये चित्र याद रखना है। सेम राज्य सरकार की बात होती है तो भी आपको ये चित्र याद रखना। कुछ हो ना हो, आपको संसद तो याद हो ही जानी है। संसद में लोकसभा होती है, राज्यसभा होता है, राज्यसभा होती है, और कौन होती है, राष्ट्रपति हो गए। तीन हो गए, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। इन तीनों को मिलाकर क्या बनती है, संसद बनेगी। ऐसे ही सेम राज्यों में यहां विधानसभा होती है, यहां विधान परिषद होती है, और यहां पर राज्यपाल होते हैं। इसको कहते हैं आप राज्य विधान मंडल। तो इससे सवाल बन जाते हैं। कल की क्लास आप पढ़ेंगे तो ये सवाल बना था कि संसद निम्न में से किससे मिलकर बनी है। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, इन तीनों को मिलाकर क्या बनती है, संसद। ऐसे ही राज्य विधान मंडल किससे मिलकर बना है, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। लेकिन दिक्कत यह है, कई राज्यों में विधान परिषद है और कई राज्यों में विधान परिषद नहीं है। मतलब कई राज्य एक सदनीय भी होते हैं, और जिनमें विधानसभा विधान परिषद दोनों हैं वो दो सदनीय भी होते हैं। दो सदनीय, इनको इंग्लिश में कह सकते हैं आप बाई कैमरल स्टेट। तो इसका जो उल्लेख है राज्य सरकार का 168 से चालू होगा, ये 212 तक जाएगा। अगला सवाल 243। ये कठिन नहीं है, आप लोग पढ़ेंगे अपने आप आ जाएगा। 243 जो है ये पंचायतों से भी संबंधित है और नगर पालिकाओं से भी संबंधित है। अब इसमें पंचायत भी दे दी है, नगर पालिका भी दे दी है, नगर निगम भी दे दिया है। अब अगर वो पंचायत दे रहा है तो उसने बता रखा होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, पंचायत, लेकिन कहां पे, ग्रामीण क्षेत्र में। अगर वो शहरी क्षेत्र की बात करे तो आप फिर क्या लगा देंगे, नगर पालिका लगा देंगे। तो ग्रामीण क्षेत्र, सीधा उत्तर क्या लग गया, पंचायत। नॉर्मल सी कहानी, अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, आगे ये चुनाव चल रहे हैं तो ये सवाल थोड़ा सा पढ़ लेना, ये आ जाएगा। इसने पूछा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनावों की सूचना वगैरह ये सब। तो आपको केंद्रीय चुनाव आयोग के बारे में जानकारी चाह रहा है वो। केंद्रीय चुनाव आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 324 में है, पहला सवाल। मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा दो चुनाव आयुक्त और हैं। मतलब हमारा जो इलेक्शन कमीशन है वो कितने सदस्यीय है, 3 सदस्यीय, जिसमें से एक मेन होता है और बाकी के 2 उनकी सहायता वाले होते हैं। ठीक है, अब ये जो मुख्य चुनाव आयोग है या इसका जो अनुच्छेद है 324 से 329 तक है, तो कल को सवाल पूछ ले कि चुनाव आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेदों में वर्णित है या कहां से कहां तक है, तो 324 से कहां तक है, 329 तक है। ये पढ़ के रखिएगा, चुनाव चल रहे हैं तो करंट अफेयर का सवाल बन जाएगा। हाँ, ये भी सवाल थोड़ा सा काम का है। आपातकाल के दौरान कौन से मूल अधिकार जो है वो निलंबित नहीं किए जा सकते, सस्पेंड हो ही नहीं सकते, कौन से ऐसे हैं, तो अनुच्छेद 20 और 21। अब 20 और 21 है क्या, ये कल की वीडियो देखिएगा, मैंने समझा रखा है, फिर भी नहीं पता जो पहली बार देख रहे हैं वो सुनिएगा ध्यान से। अनुच्छेद 20 अपराधों की दोष सिद्धि में संरक्षण बताता है, और अनुच्छेद जो 21 है वो राइट टू प्राइवेसी, जिसको आप कह सकते हैं निजता का अधिकार, ये बताता है। ये 20 और 21 ये रहा। 21 में 2 चीजें आती हैं, या तो आपको वो दे देगा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, या राइट टू प्राइवेसी या निजता का अधिकार। ये कैसे संबंधित है, ये इसी से संबंधित है। ठीक है, हाँ। अनुच्छेद 21 में सोने का भी अधिकार है, ये आप लोगों के लिए तो ज्यादा जरूरी है, सोने का अधिकार है। ये नींद वाला, ये सब किस में आता है, अनुच्छेद 21 में ही दिया गया है। तो अभी सुबह कोई जगह बोल देना कि आर्टिकल 21 का उल्लंघन है ये। चलो अगला सवाल, भारतीय संविधान में अंतिम अनुच्छेदों की संख्या, अरे सीधा बोल दो ना, संविधान खत्म कहाँ हुआ है, देखो इसमें घुमाने की कोशिश करी गई है पेपर के द्वारा। एग्जामिनर क्या कह रहा है कि मई 2022 तक, अरे आज अपन जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 2023 में नवंबर में, तब भी यही है और आगे भी करेंगे तब भी लगभग यही है कि अनुच्छेद कितने हैं, तो 395 अनुच्छेद ही तो हैं। अब आप लोग कई वीडियो वगैरह देखते हैं कि 465 हो गए हैं, 485 हो गए हैं, वगैरह वगैरह ना। होता क्या है कि अनुच्छेद 51 बना, अब 51 में ए जोड़ दिया, बी जोड़ दिया, सी जोड़ दिया, तो ये सब अनुच्छेद बढ़ते जा रहे हैं।
मेन अनुच्छेद नहीं बढ़े हैं, मेन अनुच्छेद अभी 395 ही है। और फिर भी कोई अगर बहस करे तो बोल देना कि उससे 396 वाला क्या है, क्या कहता है बताइएगा जरा। जब है ही नहीं तो बताएंगे क्या, तो इसमें निश्चिंत रहिएगा। भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? ये सवाल थोड़ा सा गलत कर देता है और था में। क्या है भैया, होता क्या है कि जब अपना संविधान बना था, अपने संविधान में अनुच्छेद 395 थे, अनुसूची जो है वो 8 थी, और उसके बाद जो भाग हैं वो 22 थे। बात अनुसूची की हो रही है, तो जो अनुसूचियां हैं, शेड्यूल कहते हैं इनको, ये 8 से बढ़ाकर अब कितनी कर दी गई हैं? 12 कर दी गई हैं। तो 8 से 12 कब हुई हैं, ये थोड़ा काम का है, पूछ लेता है कभी कभी, तो यहाँ पे आप नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। सबसे पहले 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, और ये 9वीं अनुसूची पहले संशोधन से जोड़ी गई। कौन से संशोधन से? पहले संशोधन, और ये हुआ था 1951 में। अच्छा, जिनको संशोधन नहीं पता वो कोशिश करना समझने की। संविधान पुराना है, अरे अपने घर में देखो, दादा परदादा होते हैं, पुरानी ख्याल के पापा मम्मी होते हैं, तो उनकी सोच के हिसाब से अब चल पाते हैं अपन। वो कुछ और चाहते हैं, अपन कुछ और चाहते हैं। ऐसी सेम संविधान में, संविधान बहुत पुराना है, अब संविधान पुराना है तो उसमें अपडेट करना जरूरी है। तो पुराने संविधान में कोई नई चीज जोड़ दें, या पुराने संविधान में कोई पुरानी चीज जो है उसको हटा दें, तो उसी को अपन क्या कह देते हैं? संशोधन कहते हैं। ठीक है, तो पहला जो संशोधन हुआ, या तो चीज जोड़ी गई है या हटाई गई है, जोड़ना या हटाना दोनों ही संशोधन के उदाहरण है। अब ये जो संशोधन है, ये अनुच्छेद 368 में किया जाता है। तो आपसे पूछ ले कि संविधान संशोधन कौन से अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल 368 में है। पहला संशोधन किया गया, यह भूमि सुधार से संबंधित था, और 1951 में हुआ। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 9वीं। पूछा जा सकता है 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, कौन से संशोधन में जोड़ी गई, और इसमें क्या जोड़ा गया। फिर अनुसूची जोड़ी गई कौन से नंबर की? 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 10वीं अनुसूची में क्या भैया? ये अनुसूची 52वें संशोधन में जोड़ी गई 1985 में, 1985 में। था क्या इसमें? एंटी डिफेक्शन लॉ, या दल बदल कानून। ये आपके यहाँ होता है भैया, चुनाव चल रहे हैं, अब कोई बीजेपी से जीता कांग्रेस में घुस गया पैसे लेके, कांग्रेस से जीता बीजेपी में चला गया, तो ये जो दल बदल लेते हैं ना लोग, उसी में ये कानून बना था। ये राजीव गांधी ने बनाया था, कांग्रेस छोड़ छोड़ के लोग जा रहे थे अदर पार्टियों में, तब ये कानून 1985 में बनाया गया था। अगर ऐसा होता है तो मेंबरशिप चली जाती है। अगला है 11वीं अनुसूची, ये 73वें संशोधन में जोड़ी गई 1992 में, और ये पंचायतों से संबंधित है। ये लिख लीजिएगा, पंचायत जो अभी आपने पढ़ा था, और पंचायतों के पास खुद के कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। ठीक है, अगला है 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची थोड़ी सी अपन को याद रखनी है, ये नगर निगम या नगर पालिका से संबंधित है, और नगर पालिकाओं के पास खुद के 18 विषय हैं। तो ये अनुसूचियां हैं आपकी जो अपन ने पढ़ी हैं। पहले 8 अनुसूचियां थी, अब अनुसूचियों की संख्या 8 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 12 कर दी गई है। तो इस प्रश्न का उत्तर वर्तमान में कितनी है? 12। कितनी थी? 8। अगला, नगर पालिकाओं की जो शक्तियां वगैरह ये सब अब सीधी सिखानी है। नगर पालिका जो है, नगर निगम आया, नगर पालिका आया, जो भी आया, उनकी शक्तियां जो है 12वीं अनुसूची में है। पंचायतों के बारे में पूछे तो 11वीं अनुसूची में है। ये तो आप पढ़ ही लोगे अब। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची संबंधित है, सवाल थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ। ये 8 फरवरी 2023 का है। ये सवाल ऐसे होगा कि संघ सूची किसमें दी गई है, कोई ना कोई चीज दी गई होगी। जैसे 7वीं अनुसूची में 3 चीजें हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, संघ सूची का मतलब है ऐसे विषय जिन पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। राज्य सूची के विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है, और ऐसे सब्जेक्ट जिन पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बनाते हैं। एक एक उदाहरण लेते हैं, जल्दी समझ में आएगा। केवल केंद्र सरकार कानून बनाए, आर्मी, नेवी, मतलब केंद्र की जो भर्तियां हो गई एक तरह से। केवल राज्य सरकार कानून बनाए, पुलिस, पुलिस पर किसका अधिकार है? राज्य सरकार का। और शिक्षा एक ऐसा विषय है जिन पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर क्या बना सकती है? कानून। जब भी केंद्र और राज्य के कानून में क्लैश होता है,
तो केंद्र सरकार का कानून प्रभावी माना जाता है क्योंकि वो पावर बड़ी है। तो इस प्रकार से होगा कि संघ सूची किसमें है, 7वीं अनुसूची में, ऑप्शन डी। चलो, इससे सवाल थोड़े से ज्यादा बने हैं मूल अधिकारों से और मूल कर्तव्यों से। देखो, मूल अधिकार जो है अपन पहले पढ़ चुके हैं। मूल अधिकार भाग 3 में दिए गए हैं। पहले 6 मूल अधिकार हुआ करता, 7 मूल अधिकार हुआ करते थे, अभी वर्तमान में 6 मूल अधिकार है। कौन सा मूल अधिकार है जिसको हटा दिया गया है? संपत्ति का। संपत्ति का जो मूल अधिकार है इसको 44वें संशोधन में हटाया गया है। कौन से संशोधन में? 44वें। और ये 44वां संशोधन है वो कब हुआ था? 1978 में हुआ था, ये याद रखिएगा। अभी वर्तमान में केवल कितने मूल अधिकार हैं? 6 मूल अधिकार हैं। और 6 मूल अधिकार कौन कौन से हैं एक बार आप खुद से देखिएगा, नहीं तो पुरानी वीडियो जो है उसमें देखिएगा, मैंने 6 के 6 मूल अधिकार लिखाए हैं। उन मूल अधिकारों के अनुच्छेद भी अपन ने लिखे, ठीक है। तो इसका उत्तर लग जाएगा कौन से भाग में? 3 में। मूल अधिकार कौन से देश से लिए गए हैं? उत्तर लग जाएगा अमेरिका से लिए गए। ये मतलब खतरनाक मूल कर्तव्यों से भयंकर सवाल पूछे गए, जो भी जीडी देने वाला है अभी, जो आ रही है, फरवरी में पेपर है लगभग इसका, फरवरी 2024 में। तो इसमें कोशिश करिएगा कि मूल अधिकार, मूल कर्तव्य और अनुच्छेद ये तीनों पढ़ जाएं, इनसे एक सवाल तो आ ही जाना है फिक्स। मौलिक कर्तव्य जो है उनका उल्लेख जो है, अच्छा ये देखो फिर से पागल बनाने की कोशिश की गई है। जो भी पहली बार पेपर देने गया होगा उसको लगा होगा कि ये करंट अफेयर का सवाल है, मई 2022 जोड़ दिया उनने, करंट का नहीं है। उनने बोल दिया है कि मौलिक कर्तव्य जो है वो कितने हैं। अच्छा, मौलिक कर्तव्य कितने हैं तो इसके ऊपर चीजें समझ लीजिएगा। संविधान का एक भाग है, भाग 4A, जिसमें मौलिक कर्तव्यों की बात कही गई है। कौन से कर्तव्य? मौलिक कर्तव्यों की बात कही गई है। इनको इंग्लिश में फंडामेंटल ड्यूटीज कहते हैं। मूल संविधान में पूछे वो मौलिक कर्तव्य कितने थे जब संविधान बना था? तो 0 थे। क्यों? क्योंकि इन्हें 42वें संशोधन में जोड़ा गया है। और ये 42वां जो संशोधन है वो हुआ था 1976 में। इस संशोधन की सिफारिश सरदार स्वर्ण सिंह ने करी थी, सरदार स्वर्ण सिंह ने की थी। और इसको जोड़ा था इंदिरा सरकार ने। पहले जोड़े गए थे 10, उसके बाद वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं? 11 मूल कर्तव्य हैं। और जो 11वां मूल कर्तव्य है ये अटल बिहारी की सरकार ने 86वें संशोधन में 2002 में जोड़ा था। इतने सवाल आएंगे। और ये 11वां जो मूल कर्तव्य है इसमें बताया गया था कि माता पिता का कर्तव्य है कि अपने बच्चे को कहाँ भेजें? पढ़ने लिखने के लिए भेजें, यह सुनिश्चित करें कि बच्चे पढ़ने जा रहे हैं कि नहीं। तो ये कुछ 4 से 6 सवाल है मूल कर्तव्यों के। इसके बाद मूल कर्तव्य कुछ भी नहीं आता। भाग पूछेगा, ये अनुच्छेद पूछ सकता है, तो अनुच्छेद लगेगा 51A। ये आप नोट डाउन कर लेना, इससे काम चल जाएगा पूरा मूल कर्तव्यों। तो मूल कर्तव्य कब जोड़े गए, किसकी सिफारिश पर, किस सरकार ने, कितने मूल कर्तव्य थे, वर्तमान में कितने हैं, 10 कब जोड़े गए, 11वां कब जोड़ा गया, ये सब बेसिक से सवाल है जो आपसे बन जाने चाहिए, ठीक है। इसमें तो गलती होनी ही नहीं चाहिए। सोचिएगा मत कि मैं गलत कर दूंगा इस सवाल को। अगर आप गलत करें इसका मतलब कोई बगल वाला गलत करेगा ही नहीं है, बहुत ज्यादा सरल है। अब ये देखिएगा फिर से सेम, सोचा नहीं था सरकार पूछ लेगा लेकिन उसने पूछ लिया। ये देखो, ये 12 जनवरी 2023 में पूछा गया है। इसमें क्या पूछा है उन्होंने? इसमें पूछा है कि मूल कर्तव्यों को किस सरकार ने शामिल किया था। तो नॉर्मल देख लो, प्रधानमंत्री पूछा है और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी जब ये मूल कर्तव्य जोड़े गए। कल को ये पूछ ले कि इंदिरा गांधी ने मूल कर्तव्य किसकी सिफारिश पर जोड़े थे, तो क्या बताओगे? सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर। क्लियर है भैया? चलो आगे। 1950 में जो मूल भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं था, ये सेम कहानी मैंने बोला था आप, जब संविधान लागू हुआ था या संविधान बना था, दोनों कंडीशन में मूल कर्तव्य 0 थे। तो हमारे संविधान का हिस्सा होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। क्यों? अरे वो जोड़े ही 1976 में गए, तो 1975 में हमारे संविधान के हिस्सा थे क्या? नहीं थे ना। तो ये लग जाएगा मूल कर्तव्य। ये सवाल जब अपन ने क्लास चालू करी थी तब ये देखा था कि सुप्रीम कोर्ट जो है सबसे पहले कलकत्ता में बना, फिर उसके बाद आजादी के बाद दिल्ली में बनाया गया। 26 जनवरी को स्थापना हुई, लेकिन उसने पूछा उद्घाटन कब हुआ, तो उद्घाटन कब हुआ था? 28 जनवरी को। अब जब उसको ये भी पता है कि उद्घाटन मेरे को पूछना है, तो ये भी पूछ सकता है कि पहले सुप्रीम कोर्ट में जज कितने थे आजादी के बाद? तो 8 थे, जिनमें से हीरालाल कानिया मेन जज हुआ करते थे।
और आजादी से पहले सुप्रीम कोर्ट कहाँ बना था? कलकत्ता में, जिसमें जज थे 4। इन चारों में मेन जज थे एलिजा इम्पे। ये याद कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगी। इस सवाल से अपन जो है, आए तो जीडी में 120 से 130 सवाल है संविधान के, लेकिन लगभग 300-400 सवाल कर लेंगे अपन ऐसे। बस अब तो जहर दे ही दो। वापस से फिर मूल कर्तव्य देखो। प्रारंभिक 10 मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया? एक ही सवाल है, उसको घुमा घुमा के वापस से उन्होंने रिपीट किया है कि प्रारंभिक जो है, ये लो भैया, 10 मूल कर्तव्य कब जोड़े गए? तब भी 1976। पहली बार कब जोड़े गए? तब भी 1976। इंदिरा गांधी ने कब जोड़े थे? तब भी 1976। सरदार सोहन सिंह ने सिफारिश कब करी थी जिसके आधार पर ये मूल कर्तव्य जोड़े गए? वो भी सेम सवाल। मतलब सवाल घुमाए जा रहे हैं और कुछ नहीं, या सवाल मिल नहीं रहे उन्हें नए, तो उन्हीं को डाल रहे हैं। ये फिर से आ गया देखो। अटल बिहारी सरकार ने जो संशोधन किया था 86, उस 86 में अपन ने देखा था अभी कौन सा मूल कर्तव्य जोड़ा गया था? 11वां। इसमें एक चीज और जोड़ी गई है, अनुच्छेद 21A, जो राइट टू एजुकेशन है, शिक्षा का मूल अधिकार। अच्छा, इससे थोड़ा सवाल देखा था मैंने। शिक्षा का मूल अधिकार जो है 2002 में जोड़ा तो गया, लेकिन लागू नहीं हुआ था। कोई सरकार इसको मान रही है, कोई नहीं मान रही। कोई सरकारी स्कूल गांव में बना रही थी, कोई सरकार कोई नहीं भी बना रही थी। फिर स्कूल बच्चे जा भी नहीं रहे थे, क्योंकि सब खेत वगैरह पर काम करने जाते थे, पालक वगैरह उनके पेरेंट्स। अब बच्चे जो हैं उनको स्कूल भेज दें तो दिन का खाना कहाँ से आएगा? तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किए कि एक टाइम का खाना सरकार के द्वारा स्कूलों में ही दिलवाया जाएगा। ये सब कहानी चली, लास्ट में बाउंडेशन लगाई गई कि 1 अप्रैल 2010 से फिर मूल अधिकार, इसको शिक्षा के अधिकार को क्या कर दिया गया था? लागू कर दिया गया था। तो आपसे पूछ लेता है, शिक्षा का अधिकार लागू कब से हुआ था? तो 1 अप्रैल 2010। ठीक है, चलो ये लो। अब या तो तुम गिर पड़ो या मैं ही। ये फिर आ गया मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य में फिर से देखा है कि भारतीय संविधान मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए? आयरलैंड से लिए गए, कि रूस से लिए गए, कि अमेरिका से लिए गए? ये ऐसे 4 सवाल आ गए। अब इसने ऑप्शन में नहीं डाला, आयरलैंड डाल देंगे लोग ज्यादा गलत कर देंगे। यूएसएसआर। यूएसएसआर का मतलब सोवियत संघ कह लो, या वर्तमान में इसको कहते हैं अपन रूस या रसिया। कुछ भी आ सकता है, या तो सोवियत संघ आ जाएगा, या इंग्लिश में यूएसएसआर दे देगा, या रूस दे देगा। 1991 के बाद यूएसएसआर का नाम रूस हो गया है, बस। अगला, संवैधानिक उपचार का अधिकार, इसको संविधान की आत्मा किसने कहा था? ये थोड़ा सा अलग है सवाल। देखो, अपन ने चालू किया था कि भाग 3 मूल अधिकारों से संबंधित है, हाँ कि ना? बिल्कुल किया था भैया। ये जो भाग 3 है, इस भाग 3 में 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकार दिए गए हैं। पहले मूल अधिकार 7 हुआ करते थे, वर्तमान में मूल अधिकार 6 हैं। कौन सा मूल अधिकार हट गया है? संपत्ति का। कब हटा है? 1978 में। कौन सा संशोधन? 44वां संशोधन। ये सेम कहानी है, नॉर्मल सी। आगे, ये जो मूल अधिकार 6 हैं, ये कहां से कहां तक है? 12 से लेकर 35 तक। कौन से देश से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं। ये कहानी आपको पहले से याद है, ठीक है। अब देखो, अब ये जो मूल अधिकार हैं, इसमें अनुच्छेद नंबर 32 की बात है। अनुच्छेद 32 क्या कहता है कि अगर आपको मूल अधिकार नहीं दिए गए तो उन्हें दिए जाने की गारंटी देता है। सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकारों को प्रदान करने की गारंटी कौन से अनुच्छेद में देता है? 32 में। इसलिए आपसे पूछता है, मूल अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? तो मूल अधिकारों का संरक्षक है सुप्रीम कोर्ट। ये याद रखिएगा, सवाल पूछा गया है। आगे, अब ये सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? मूल अधिकारों की रक्षा करने के लिए कितने प्रकार की रिट जारी करता है? 5 प्रकार की रिटें जारी करता है, जिससे वो मूल अधिकारों की रक्षा कर पाए। इसलिए अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की क्या कहा है? आत्मा। जैसे शरीर में सबसे इंपॉर्टेंट आत्मा है, ऐसे ही मूल अधिकार दे दिए गए, किसी को मिले नहीं, तो उन्हें प्रदान करने के लिए भी तो जरूरी है गारंटी देना। तो गारंटी दी गई, इसलिए अंबेडकर ने मूल अधिकारों को, अनुच्छेद 32 को क्या कहा है? मूल अधिकारों की गारंटी देने वाला अनुच्छेद है, तो उसको संविधान की आत्मा कहा है। चलो, अच्छा, आत्मा से एक सवाल और। अगर आपसे नॉर्मल पूछ ले कि संविधान की आत्मा क्या है, तो आप लगाएंगे प्रस्तावना, ठीक है। लेकिन अगर वो अंबेडकर का नाम ऐड कर दे, तो फिर संविधान की आत्मा कौन लगेगा? फिर संविधान की आत्मा लगेगा अनुच्छेद नंबर 32। चलो अगला,
ये धारा उपधारा ये बी है उत्तर, लेकिन ये थोड़ा सा दिक्कत है। दिक्कत इस वजह से है कि आपको इतना नहीं पढ़ना है। कोई भी एक दो सवाल ऐसे आ जाते हैं जो आप थोड़े से परेशानी कर दे कि ये कहाँ से आ गया। वैसे नॉर्मल कोशिश करिएगा कि 11 मूल कर्तव्य हैं, तो एक बार उनको रीड कर जाएं कि कौन सा मूल कर्तव्य है कौन सा नहीं है, तो निम्न में से कौन सा है कौन सा नहीं, ऐसे याद रखेंगे। तो ये बस उसी में पूछा गया कि 11 जो मूल कर्तव्य उसमें पहले नंबर का, दूसरे नंबर का, तीसरे नंबर का कौन सा है, वगैरह वगैरह। तो ऑप्शन ए। जब आप चेक करेंगे तो देश का उसमें आया है कि उच्च आदर्शों की रक्षा करें, देश का सम्मान करें, आह्वान किए जाने पर देश के लिए हाजिर हो जाएं, ऐसे कुछ मूल कर्तव्य 11। तो आप एक बार रीड कर लेना, नहीं तो जरूरी नहीं है। किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था? अब आपको सबको पता है 42वां संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। ये 25 जनवरी 2023 का है। अगला 30 जनवरी 2023। फिर से सेम 6 मौलिक अधिकार हैं। ये भारतीय संविधान संशोधन के पारित होने के बाद, ये कुछ ना है, नॉर्मल सी कहानी। आप लोगों ने ये सब देखा है कि 6 मूल अधिकार हैं। क्यों हैं? क्योंकि 7वां हट गया था इसलिए थे ना। ये तो स्टार्टिंग से ही है। तो 6 मूल अधिकार जो है वो कब से हुए? 1978 से। क्यों? क्योंकि संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। तो 7 से अब कितने हो गए हैं? 6 हो गए। घुमा के दे दिया सवाल है। अच्छा सवाल, इसको याद कर लीजिएगा। अब इसको ऐसे भी पूछ सकता है कि 7 मूल अधिकार कब थे? तो 1977 तक। 78 में कितने हो गए? 6 हो गए। ये लो, मतलब गिरी पड़ो। अब तो देखो फिर से वही सेम सवाल। मौलिक कर्तव्यों को किसकी सिफारिश पर जोड़ा गया? ये सवाल है आपका 27 जनवरी 2023 का, सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर। और ये सब देखने के बाद आपको इतना तो समझ में आ गया होगा, मूल अधिकार मूल कर्तव्य ये दो ऐसे चैप्टर हैं या दो ऐसे भाग हैं, भाग 3 और भाग 4 और 4A। इन तीनों को अच्छे से पढ़ जाइएगा, आपके सवाल लगभग बन जाएंगे। तो इसका ऑप्शन सी। 4A इसलिए सेम कहानी भैया। 4A कैसे संबंधित है? मूल कर्तव्यों से। कहां से लिए गए हैं? रूस से लिए गए। अनुच्छेद पूछ ले तो एक क्या बने? भारतीय संविधान में मूल अधिकार कितने हैं? 6 के 7 हैं। अब हैं या थे, इनसे अंतर आ जाएगा। मूल अधिकार हैं तो 6, थे तो 7। कौन सा नहीं है? संपत्ति का। कब हटा है? 78 में, 1978 में। अब ये लास्ट सवाल है, इसके बाद वीडियो एंड करेंगे अपन, ठीक है? ये खत्म हो रहा है सवाल। ये क्या है भैया कि यूपीएससी के सदस्यों का जो कार्यकाल है उसके ऊपर बात हो रही है। ये देखो, यूपीएससी के ऊपर क्या बात करी गई है इनने? यूपीएससी में बोला है कि इनके सदस्यों का कार्यकाल कितने साल का होता है? तो भैया 6 या 65 किसका कार्यकाल है? यूपीएससी के सदस्यों का कार्यकाल है। अब इसमें क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है कार्यकाल का, तो यूपीएससी का थोड़ा सा देख लें। यूपीएससी की स्थापना कब हुई? यह सवाल पूछा जा सकता है। तो 1926 में यूपीएससी की स्थापना करी गई थी, जिसको अपन संघ लोक सेवा आयोग कहते हैं। इसको सबसे पहले इंडियन सिविल सर्विस के नाम से जानते थे। ये परीक्षा इंग्लैंड में होती थी, उसके बाद फिर इनको भारत में क्या किया गया था? कंडक्ट करवाया गया था। बात समझ गए? अब इसके बाद कुछ और चीजें आपसे पूछ लेता है कभी कभी, जिसमें अखिल भारतीय सेवाओं का नाम आ जाता है। अखिल भारतीय सेवाएं क्या है, या अखिल भारतीय सेवाएं कितनी होती हैं, ऐसे करके सवाल बन जाएगा। तो सुनो, भारत में 3 प्रकार की अखिल भारतीय सेवाएं हैं। 3 प्रकार में सबसे पहली है आईएएस, दूसरी है आईपीएस और तीसरी है आईएफएस। ये कितनी है? 3 है। इसका उल्लेख अखिल भारतीय सेवाओं का कौन से अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद नंबर 312 में किया गया है। अब अगला जो सेशन है वो अपन अगली वीडियो में देखेंगे। ये स्लाइड अपनी खत्म हो रही है, और ये स्लाइड खत्म होने के बाद खत्म ही होगी शायद। ये लो एंड हो गई। अब ये लगभग आपके 80 से 82 सवाल हो गए हैं, ठीक है? अब इन सवालों के बाद अपन एक सेशन और लेंगे जिसमें संविधान की एसएससी जीडी में जो 2022-23 में हुई थी उसके सारे सवाल सॉल्व कर चुके हैं। अब अपन इतिहास के, इकोनॉमी के और साइंस के सवालों को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।